तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो हमें बेसिक आइडिया क्या है वेक्टर को लिखने का तरीका ये है, ए वेक्टर दिस इज मॉड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर, पहली बात, ठीक। फिर हमें क्या करना है, अब हमें जब भी वेक्टर अप्रोच यूज़ करनी है तो हम लोगों ने बताया था कि सबसे पहले हमें अपना ओरिजिन सेलेक्ट करना है। मान लो ये मेरा ओरिजिन है 0,0, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब इस प्लेन में कहीं पर भी चार्जेस रखे हुए हो सकते हैं, मान लो दिस इज Q1 चार्ज एंड दिस इज Q2 चार्ज। जब ये चार्ज रखा हुआ है तो इनका पोजीशन वेक्टर भी आपको गिवन होगा। तो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 ये हमारे पास R1 वेक्टर बना और ये हमारे पास R2 वेक्टर बना। अब हमें तो इतना पता है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगेगा वो अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस लगेगा, तो यानी फोर्स तो इधर लगने वाला है। दोनों का नेचर सेम होगा तो रिपल्सिव लग जाएगा, ऑपोजिट होगा तो अट्रैक्टिव लगेगा, बट लगेगा इसी लाइन के अलोंग। यानी मुझे अल्टीमेटली ये वाला वेक्टर चाहिए आर वेक्टर, ठीक है। अब याद करो हमने क्या बोला, 1 ने 2 पे फोर्स लगाओ या 2 ने 1 पे फोर्स लगाओ, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स होते हैं। तो किसी भी एक का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, डायरेक्शन अलग अलग आ जाएगी बस। अब अगर मुझे इस पे फोर्स निकालना है, इस पे, तो कौन फोर्स लगाएगा, 1 किधर लगाएगा, इधर, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। तो दिस इज F21, इन दोनों के बीच में ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज R वेक्टर। अब देखो मुझे गिवन क्या क्या क्वांटिटीज है, मुझे R1 पता है, R2 पता है, Q1 पता है, Q2 पता है। यानी जो मुझे फोर्स निकालना है ना वो K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, Q1 Q2 और ये पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। लेकिन मुझे ये नहीं पता, मुझे पता क्या है R1 R2, तो मुझे R वेक्टर को R1 वेक्टर और R2 वेक्टर की फॉर्म्स में लिखना आना चाहिए। तो ध्यान से देखो ये एक ट्रायंगल लॉ है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ क्या कहता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ लेट्स से दिस इज A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर ये हो गया बच्चों R वेक्टर। ध्यान से देखो क्या इसमें ये A वेक्टर की तरह है बच्चों, क्या ये B वेक्टर की तरह एक्ट करेगा, और क्या ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो अभी ट्रायंगल लॉ क्या कहता है बच्चों, A वेक्टर प्लस B वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू R वेक्टर। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो गया, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू R2 वेक्टर। तो R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू R2 वेक्टर। मुझे क्या निकालना है, R वेक्टर किसकी टर्म्स में चाहिए, R1 और R2। तो R वेक्टर देखो, R वेक्टर इज नथिंग बट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। चलिए फोर्स लिखिए, तो फोर्स का फॉर्मूला देखो, F21 दिस इज नथिंग बट K Q1 Q2 बाय R का मोड, मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर का स्क्वायर। अब मुझे वेक्टर अप्रोच लिखनी है, तो वेक्टर अप्रोच लिखने का ये तरीका है, देखो फोर्स वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू इसकी यूनिट वेक्टर। अब R कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, R वेक्टर इज नथिंग बट मॉड ऑफ R इनटू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालो यहाँ से, मॉड ऑफ R वेक्टर मतलब R वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड। नहीं आया बच्चों। अब ये वाला फॉर्मूला इस इक्वेशन में रख दो, वरना मैं तो ये कहता हूँ रिजल्टेंट। अब देखो क्या याद रखना है आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस जो बोल रहा हूँ अभी, K Q1 Q2 बाय मॉड ऑफ R, एज इट इज रख दो मॉड ऑफ R। अब इस R कैप की जगह क्या रखो, R वेक्टर बाय मॉड ऑफ R। F21 वेक्टर क्या हो गया बच्चों, K Q1 Q2 R वेक्टर बाय मॉड ऑफ R वेक्टर का क्यूब।
क्या याद रखना है तुम्हें, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बस जो तुम्हें याद रखना है। अब इसको थोड़ा बहुत इसकी टर्म्स में लिखना चाहो तो लिख दो। आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर आर वेक्टर आर वेक्टर, ये रहा। आर वेक्टर की जगह मैं ये लिख सकता हूँ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। चलो इसको भी करना चाहो तो कर लो आप। तो F12 को अगर लिखना चाहो तो और क्या लिख सकते हो, KQ1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। मैं तो कहता हूँ ये वाला फॉर्मूला याद रखो। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि आर वेक्टर का हेड उस पॉइंट की तरफ होना चाहिए जहां पर आप फोर्स निकालना चाहते हो। आर वेक्टर का हेड उस तरफ होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला कब कब यूज करेंगे, जब आपको लगे कि 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम आ गई कि आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि Q1 Q2 को आपको किसके साथ रखना है, विद साइन। विद साइन रखोगे तो अपने आप ही डायरेक्शन भी डायरेक्ट आती चली जाएगी, आपको कोई सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। बताओ ये चीज़ समझ में आई? बस दिस इज ऑल अबाउट योर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। 3-4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले अपना ओरिजिन सेलेक्ट करना है। ओरिजिन ऐसे सेलेक्ट करो कि आपकी प्रॉब्लम ईजी बन जाए। पोजीशन वेक्टर का हेड हमेशा उस पॉइंट पर होना चाहिए जिस पे आप फोर्स को निकालना चाहते हो। Q1 Q2 को विद साइन रखो और वेक्टर अप्रोच तब यूज करो जब आपका 3D पिक्चर आ जाए, जैसे हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए थे क्यूब के केस में, पिरामिड के केस में। ऐसे सब प्रॉब्लम्स को हम लोग 3D अप्रोच से यूज कर सकते हैं। अभी पढ़ेंगे हम ग्राफिकल वेरिएशन। ड्यू टू बाइनरी चार्ज। ग्राफिकल वेरिएशन किसका बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सिंपल सा लॉजिक समझ, बहुत बेसिक बातें बताऊंगा, 2-3 बातें याद रखनी है आपको। पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड का, दैट इज KQ/R², यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है। पॉइंट नंबर 1, मान लो ये Q चार्ज है आपके पास, इस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो तरीका क्या होना चाहिए, जिस पॉइंट पर आपको फील्ड कैलकुलेट करना है वहां पर एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज मान लो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, तो ये डायरेक्शन पता लग जाएगी। सोचो अगर ये नेगेटिव होता तो बच्चों, तो ये नेगेटिव, ये पॉइंट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये टूवर्ड्स दी चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण अवे फ्रॉम दी चार्ज जाएगी। राइट में होगा तो इधर, और इधर होगा तो बच्चों ए डायरेक्शन में। सिमिलरली लेफ्ट में इधर भी होगा तो इस डायरेक्शन में। 2 चीज़ें याद रखनी है। अब अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस डायरेक्शन में आई, यानी राइट की डायरेक्शन में आई, तो हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की डायरेक्शन में आई तो हम इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट देखो, अगर ये जो हमारा फॉर्मूला है बच्चों, E दिस इज इक्वल टू KQ/R²। KQ/R क्या है, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना चाहते हो। अगर वो वाला पॉइंट P बहुत पास आ जाए Q चार्ज के, वेरी क्लोज, यानी मैं बोलूं इफ R इज अप्रोचिंग टू 0, अगर R 0 हो गया तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी मैक्सिमा, मतलब काफी बड़ा, तो E की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा। और दूसरा पॉइंट देखो, अगर ये वाला पॉइंट इनफाइनाइट पे हो जाए, इफ R टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या 1/∞ 0 हो जाएगा, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू 0। ये पॉइंट याद रखना है। एक और चीज, आप जल्दी बताओ, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस को उठाओ। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा, सेंटर। इक्विलिब्रियम का मतलब F नेट 0, इक्विलिब्रियम का मतलब F नेट 0, और F नेट 0 का मतलब F का फॉर्मूला होता है Q × E, यानी F 0 है तो यानी E भी 0 होना चाहिए। तो यानी यहाँ कहीं पर E 0 आएगा। बोलो बच्चों, चाहे दोनों नेगेटिव आए चाहे दोनों पॉजिटिव आए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पर 0 आएगा। लेकिन अगर दोनों का नेचर अलग अलग आ गया
अगर दोनों का नेचर अलग अलग आ गया तो जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड साइड में आएगा, छोटे वाले के पास आएगा, तो साइड में तो ये रहा, छोटे वाला ये रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 आएगा। अच्छा एक चीज़ अभी यहीं पे बता दो, ग्राफ में बाद में देखेंगे, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट का मतलब समझो, अभी इस पॉइंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4q यानी इसके कारण इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यस या नो बोलो। इसके जस्ट राइट में चलो, राइट में चले यानी मैं यहाँ कहीं पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, ले पॉइंट मान लिया A, इस पॉइंट पर बताओ कौन डोमिनेंट होगा ज़्यादा, 4q या -q, 4q या -q, 4q या -q, बस ये पॉइंट याद रखना है। अब इन सारी एजम्पशंस के बेस पर अपन लोगों को वेरिएशंस पढ़ने हैं। एक वेरिएशन तो यहीं पढ़ा देता हूँ कि अगर आइसोलेट चार्ज होता, आइसोलेट चार्ज यानी अगर मेरे पास केवल पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, तो मुझे बच्चों इसके लेफ्ट में भी ग्राफ बनाना है और राइट में भी ग्राफ बनाना है। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ E वर्सेस R। तो क्या करो, इसके जस्ट बगल में एक लेफ्ट में और एक राइट में पॉइंट कंसीडर कर लो अपने आप, A और B। अब ये देख, इधर देखो भाई, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण B पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, लेफ्ट या राइट, सभी बच्चे बोलेंगे राइट, तो इधर राइट है। अगर राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में पॉजिटिव माना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस पॉइंट पर 0 है, ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। अरे बोलो भाई, पक्का? तो यहाँ से ऊपर पॉजिटिव, इधर नीचे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जो कि वेरी क्लोज है, तो अप्रॉक्सीमेटली इन्फिनिटी, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप आएगी, ऐसे बनेगा। ठीक, इधर देखो, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। इधर लेफ्ट का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, नेगेटिव बताओ ऊपर होगा या नीचे होगा, नीचे, यानी इधर और ऐसे चलते हुए चली जाएगी। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बन गया आइसोलेट चार्ज पॉजिटिव। चलिए नेगेटिव का भी बता देता हूँ जल्दी जल्दी। अगर नेगेटिव हुआ तो बच्चों मान लो ये सर नेगेटिव चार्ज है, फिर वही ए पॉइंट कंसीडर कर लो, वही बी पॉइंट कंसीडर कर लो, जल्दी बोलो। ए पर बोलो, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट, परफेक्ट। बी पर बोलो राइट। अगर ए पर लेफ्ट है, ए पर लेफ्ट है तो लेफ्ट का मतलब नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से स्टार्ट होगा। नहीं आया बच्चों? इसका मतलब राइट, राइट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, यानी यहां से स्टार्ट होगा। ये आइसोलेट चार्ज इसके कारण बन गया। सेम अगर मेरे से पूछा जाए कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बनाना है ड्यू टू बाइनरी चार्ज, बोले तो दोनों का नेचर सेम मान लेता हूं, दोनों पॉजिटिव। अभी दोनों पॉजिटिव है तो बताओ इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा? सेम नेचर है, सेम मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये कंफर्म्ड हो गया बच्चों, इक्विलिब्रियम बीच में आएगा पक्का। यानी ये वाला पॉइंट आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है? 0। ये तो कंफर्म्ड हो गया है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इधर देखो, इस रीजन ए रीजन, बी रीजन और सी रीजन पे हमें चेक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। अब सिंपल सी एक बात बताओ, वही पॉइंट्स मार्क कर लेता हूं, 1 2 3 4, जितने चार्जेस रखे हुए हैं उनके जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट पर पॉइंट्स मार्क कर लो। और फिर ये देखो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। अगर सेम डायरेक्शन में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही तो ये देखो कि उस पॉइंट पर कौन ज़्यादा डोमिनेट करने वाला है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। लेफ्ट वाला करेगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में हो जाएगी, राइट वाला करेगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में हो जाएगी। दैट्स इट। इधर देखो बच्चों, ये पॉजिटिव, बोलो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पर लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। इसके कारण बोलो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो बात ही खत्म हो गई। ये तो लेफ्ट का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब यहां से स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा। नहीं आया बच्चों? पक्का? आ जाओ इस पॉइंट पर, आ जाओ इस पॉइंट पर, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण राइट और इसके कारण भी, चलो दोनों के कारण राइट है, ये तो झंझट ही खत्म। राइट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी ऐसे जाएगा। नहीं आया बच्चों? पक्का? अब मुझे ये बताओ, ए बीच वाले सेकंड पॉइंट पर देखो, सेकंड पॉइंट पर इस वाले चार्ज के कारण बताओ,
राइट, परफेक्ट। इसको मैं बोल दूं E2, नहीं इसको मैंने EA नाम दे दो और इसको मैंने B नाम दे दो, तो दिस इज EA। इस चार्ज B वाले चार्ज के कारण बताओ लेफ्ट, बोले तो इधर। अब बोलो ये इस पे EA बड़ा होगा या EB, क्योंकि EA बगल में है सर, बहुत पास है, डिस्टेंस बहुत छोटा है, जिसका डिस्टेंस छोटा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा। तो सर EA इज ग्रेटर देन EB, तो डोमिनेंट कौन करेगा? EA बोले तो इधर है, इधर का मतलब पॉजिटिव, यानी ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, आ जाओ इधर। थर्ड पे देखो, थर्ड पे B के कारण EB लेफ्ट, A के कारण राइट। बोलो यहां कौन डोमिनेट करेगा ज्यादा? EB, तो यहां पर EB इज ग्रेटर देन EA, और EB इस डायरेक्शन में है बच्चों, तो नेगेटिव, यानी ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब ध्यान से देखो, जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो यहां पे आते 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 0 पे आएगा, और फिर ये ग्राफ बनने वाला है। जल्दी बताओ बच्चों, समझ में आया क्या? अब ऐसे ही बच्चों आप लोग कैसे भी नेचर का चार्ज मान लो, यू कम टू नो कि आप लोग कर सकते हो। सेम इसी टाइप में एक और वेरिएशन बचता है कि अगर मेरे पास मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाए और नेचर भी अलग अलग हो जाए, उस केस में कैसा ग्राफ बनाता हूँ वो और सिखा देता हूँ, बाकी वेरिएशंस खत्म। मान लो ये पॉजिटिव 4Q चार्ज रखा हुआ है, ये -Q चार्ज रखा हुआ है, -Q, ठीक, ये वाली लाइन। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां पर है? छोटे वाले के पास, परफेक्ट। अभी कहीं पे भी मान लेता हूँ, पोजीशन निकालनी हमें आती है, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। मैंने ये मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0 है बच्चों। आओ चलो, वही 1 2 3 4, जल्दी बोलो। 1 पे बोलो, 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। इसके कारण राइट। नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा भाई, तो कौन डोमिनेट करेगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। तो ये वाला डोमिनेट करेगा, तो आया ना समझ में? तो यहां से स्टार्ट करेंगे और ऐसे जाएगा। इधर आ जाओ, फोर्थ वाले पे बोलो, इसके कारण लेफ्ट। ये पॉजिटिव, इसके कारण राइट। तो कौन डोमिनेट करने वाला है? माइनस वाला, तो यहां से जाएगा और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब मुझे एक चीज बताओ, इस पॉइंट का मतलब अभी तुम्हें समझाया था, इसका मतलब क्या होता है? E ड्यू टू प्लस 4Q मस्ट बी इक्वल टू E ड्यू टू माइनस 4Q। नहीं आया समझ में? इसके जस्ट बाद अगर मैं चार्ज रखूं तो चार्ज बताओ किधर जाएगा, लेफ्ट या राइट? राइट। क्यों? क्योंकि 4Q डोमिनेट करेगा, यानी यहां पे फील्ड है, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? और इन्फिनिटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? ओहो, यानी इन्फिनिटी पर भी 0, यहां पर भी 0। तो यहां से यहां तक के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? है। और वो देखा भी कि जब यहां पे चार्ज रखेंगे छोटा q, तो इस पे फोर्स लगेगा ड्यू टू 4Q। तो यानी यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी है और फिर घटी है। नहीं आया बच्चों? अगर बड़ी है तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुई होगी, जो कि हमारे लिए BM शर्मा का एक न्यूमेरिकल था, क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि बताओ वो कौन सी पोजीशन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होने वाली है। बोलो बच्चों, कर लिया था क्या वो? चलिए, बहुत सुंदर। आ जाओ, अब आ जाओ इस वाले पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट पर बोलो, इसके कारण लेफ्ट या राइट? राइट। इसके कारण बोलो राइट, परफेक्ट। तो यहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दोनों के कारण राइट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कहीं से स्टार्ट होगी। इस पॉइंट पर बोलो, इसके कारण राइट, इसके कारण ओहो, यानी यहां से कहीं से स्टार्ट होगी। सिमेट्री नहीं बनने वाला। हाँ, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता तो सिमेट्री बन जाता। ये भी BM शर्मा में 1.3 वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा गया है कि वेरिएशंस बताने -Q प्लस Q के कारण ऑन दी x एक्सिस एंड ऑन दी y एक्सिस। तो अभी क्या करें? सिमेट्री तो नहीं बनने वाला, ये तो कंफर्म्ड है। तो किधर ज्यादा बैंड होगा, +4Q की तरफ या -Q की तरफ? पक्का? परफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड
at the center of uniformly charged hollow hemisphere. चलिए बच्चों, तो हेमिस्फेयर की बात करूं तो हेमिस्फेयर कुछ ऐसा बन गया हमारे पास। बताइए लैम्डा सिग्मा या रो? सिग्मा, परफेक्ट। ये सेंटर, यहां से यहां तक का रेडियस आर, सिग्मा, इस पे हम लोगों ने 4 डेंसिटी मान ली। अब क्या करें? अभी देखिए हमें इस पॉइंट पे निकालना है बच्चों, तो क्या करते हैं हम लोग इस केस में, जाके यहां से थीटा पे जाओ और डी थीटा की एक छोटा सा नन्ना सा dx का एलिमेंट चूज कर लो, ये dx एलिमेंट। ठीक, इस dx एलिमेंट जब लेंगे तो बेसिकली जब हम लोग हेमिस्फेयर, बेसिकली क्या होता है हेमिस्फेयर? जस्ट लाइक यूर फुटबॉल का आधा कर दो, फुटबॉल की हल्की हल्की स्लाइस बनाओ तो वो रिंग्स की फॉर्म में बनने वाली है ना। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक रिंग मान ली। ये बताओ ये रिंग हाफ रिंग आएगी या कंप्लीट रिंग आएगी? कंप्लीट रिंग आएगी, दैट इज फॉर श्योर। और पॉइंट ये रहा, तो हमने मान ली है ये रिंग मान ली बच्चों, ऐसे करके ना ये रिंग मान ली, ये कंप्लीट रिंग है हमारे पास एक। और ये रिंग का सेंटर होगा बच्चों, ये वाला सेंटर। और रिंग के सेंटर से जो ये डिस्टेंस होगा ना बच्चों, दिस इज स्मॉल आर। ठीक, अब देखो ये कैपिटल आर, तो इस आर का ये वाला एलिमेंट बोलो, इस वाले आर का ये वाला एलिमेंट बोलो। अरे ये थीटा ना, तो ये भी तो थीटा हुआ, तो आर का ये कंपोनेंट कितना हो गया? आर कोस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट पक्का? ध्यान से देखो हमारे लिए केस क्या बन गया। मैं अगर इसको रिंग को काउंट करूं, ये रिंग यहां पे बना रहा हूं मैं ऐसे, ये रिंग बनाई मैंने, ये वाली रिंग, ये रिंग। इस रिंग का खुद का छोटा रेडियस कितना है बच्चों? मतलब रेडियस कितना है? स्मॉल आर। और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है बच्चों? आर कोस थीटा। चलिए पॉइंट नंबर 1। अब जो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर हमें निकालनी है फील्ड। ये पॉइंट रखा कहां पर है? एक्सिस ऑफ द रिंग। देखो ये एक्सिस ऑफ द रिंग रही, और एक्सिस का डिस्टेंस कितना है? यहां पे एक्स की वैल्यू देख कितनी है? आर साइन थीटा। हमें इस पॉइंट पर निकालना है ना फील्ड, तो एक्सिस वाला फॉर्मूला याद है हमें। एक्सिस वाला फॉर्मूला बोलो, डायग्राम के साथ याद होना चाहिए। ये दूरी x मानी थी हम लोगों ने, ये रेडियस r माना था हम लोगों ने। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव चार्ज है, तो अवे फ्रॉम दी एक्सिस जाएगी। फॉर्मूला कितना था? E दिस इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर। नहीं आया बच्चों, ध्यान से देखो, सेम वही बना। अब बस जो यहाँ पर चार्ज है ना, वो डी क्यू मान लेते हैं अपन लोग, डी क्यू चार्ज मान लिया, दैट्स इट, खत्म। तो यहाँ पे फोर्स का मतलब फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा? छोटा फील्ड मान लो डी। डी का फॉर्मूला बोलो बच्चों, डी का फॉर्मूला बोलो, देखो यही बनेगा, के क्यू की जगह डी क्यू लिखेंगे, एक्स की जगह आर साइन थीटा लिखेंगे। आराम से सुनते चलना। डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, मतलब आर स्क्वायर, आर आर आर, इसका रेडियस, इसका रेडियस, अब इसका रेडियस छोटा आर, तो ये रखेंगे आर कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एक्स 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 आर साइन थीटा का होल स्क्वायर की पावर 3/2। अब बात ये आती है कि हाउ टू कैलकुलेट डी क्यू। डी क्यू क्या होता है बच्चों? डी क्यू होता है बेसिकली, जब यहाँ पे सिग्मा डिफाइन किया गया है, सिग्मा क्या होता है बच्चों? चार्ज पर यूनिट एरिया।
तो हमें तो चार्ज निकालना, डी क्यू निकालना है बच्चों। तो डी क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। डी ए किसका डी ए बच्चों, ये शेडिड वाली रिंग का डी ए। अब ध्यान से देखो, इस रिंग को जब मैं काटूंगा बेसिकली ये एक शीट टाइप बनेगी, रेक्टेंगल शीट, जिसका लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर, और इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी dx। और dx कैसे निकालूं, देखो ये एक छोटा सा ट्रायंगल है, अभी मैंने dx लिख दिया, ठीक, dx मानी है ना थिकनेस इसकी। अब dx कैसे निकालूं, यहां से देखो ये छोटा सा ट्रायंगल, ये एंगल d थीटा, ये रेडियस r, एंड दिस इज dx। तो आर्क बाय रेडियस दिस इज इक्वल्स टू डी थीटा, थीटा इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस होता है ना, तो आर्क बाय रेडियस दिस इज इक्वल्स टू थीटा। तो बोलो बच्चों dx की वैल्यू कितनी आ गई, आर डी थीटा। नहीं आया बच्चों, पक्का भाई रख दो यहां पर। तो डी क्यू कितना आ गया बच्चों, सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। देखो भाई, रखो यहां पे फॉर्मूला। चलो d की वैल्यू देखिए क्या बना, k। अभी सुनो, r साइन थीटा को भी बाहर लेके आ जाओ, r साइन थीटा। डी क्यू की वैल्यू ये रख दो, अब सिग्मा 2 पाई आर आर डी थीटा, सही बोला मैंने, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर आ गया कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो देखो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 विल कैंसिल आउट, तो आर क्यूब बचा बच्चों। अब आर क्यूब ध्यान से देखो, इस आर ने आर क्यूब को भी मारा, तो नीचे क्या बचा आर। नहीं आया बच्चों। अगर ये सब चीज़ें हमें समझ में आ गई तो ध्यान से देख हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, डी की वैल्यू बनी हमारे पास। देखो क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट आ रही है, के की वैल्यू को रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चीज़ें कैंसिल आउट होती दिखाई देंगी आपको। सिग्मा 2 पाई स्मॉल आर बाहर लेके आ जाओ, सिग्मा 2 पाई स्मॉल आर बाहर आ गया। ये आर कटना चाहिए, ये हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या। आर की वैल्यू डालो ना यहाँ पर, आर की वैल्यू डाल दो ना, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है आर कोस थीटा, ये स्मॉल आर की वैल्यू यहीं पे रख लेते हैं, स्मॉल आर की वैल्यू आर कोस थीटा। चलिए अब देखिए 2 पाई आर हो गया डी थीटा एज इट इज इंटू साइन थीटा। कुछ और तो छूट नहीं गया भाई बच्चों, नीचे आर। अब इस आर ने इस आर को कैंसिल आउट किया, तो देखो हमारे पास डी का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों। अब डी का फॉर्मूले पे आ जाओ। अब डी का फॉर्मूला देखो हमारे पास क्या बना, 2 ने 2 को मारा, पाई ने पाई को मारा, तो नीचे बचा 2। ठीक है, भले ही मत काटो क्योंकि 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में यूज कर लेंगे, तो भले ही इसको एज इट इज रहने दो, मत काटो। ये 4 एज इट इज रहने दो, ये 2 एज इट इज रहने दो। देखिए अब कुछ और बचा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा बना साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे बचा सिग्मा, नीचे बचा 4 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे बचा सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको इंटीग्रेट करो बस। थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ, थीटा की लिमिट यहाँ जब थीटा 0 डिग्री पे था और जब यहाँ थीटा 90 डिग्री पर आ गया। क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ से यहाँ चलोगे आप आधा आधा पार्ट लोगे, ये ऑटोमेटिकली पूरा पार्ट कर्व होता चला जाएगा सिमेट्री की वजह से, ये पूरा का पूरा काउंटेड है। तो 0 से लेके π/2 तक खत्म। अब देखो सिग्मा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 एप्सिलॉन नॉट, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, 0 से π/2 आ जाओ। अब ये 2 भी बाहर लेके आ जाओ, तो सिग्मा बाय माइनस बाहर आ गया, सिग्मा बाय 8 एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब देखो कॉस ऑफ 2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू रखो π/2,
माइनस कॉस ऑफ 0। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, माइनस टाइम्स ऑफ सिग्मा बाय 8 एप्सिलॉन नॉट कोस पाई की वैल्यू -1 माइनस कोस 0 की वैल्यू 1। तो देखो -1 2 इंटू माइनस तो प्लस, 2 ने 8 को मारा तो सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी डायरेक्ट मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन तो बच्चों आपको कॉमन सेंस से समझ में आ रही है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी कितने से, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। जल्दी बताओ बच्चों, समझ में आया क्या? पक्का? क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 1.28 BM शर्मा। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास ये एक पॉजिटिवली चार्ज शीट है। बच्चों शीट समझ में आ गई आपको? शीट के कारण बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय भूल गए ना? तो उन्होंने बोला एक पॉजिटिव प्लेट है ये और एक नेगेटिव प्लेट है ये। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? यहां से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इसके जस्ट बाहर एकदम जीरो, एब्रप्टली जीरो है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बस इसी रीजन में अवेलेबल है बच्चों। अब ये पॉइंट ध्यान रखना, बोला गया इसके बिल्कुल सेंटर से एक चार्ज Q इलेक्ट्रॉन, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को छोड़ा गया विद वेलोसिटी v0। ठीक है, अभी बोला गया कि यहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है वो L है और उसके बाद एक स्क्रीन रखी गई है यहां पर, और यहां से यहां तक की दूरी भी L है बच्चों। ठीक, तो उसने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन, देखो अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये कुछ ऐसा करते हुए ना, ऐसा पाथ, ऐसा तो नहीं जाएगा ये सीधा, तो ये कुछ ऐसा पाथ करते हुए ट्रेवल करेगा और इस वाली स्क्रीन को हिट करने वाला है। तो बोला गया जब ये स्क्रीन से, मतलब जब फील्ड से निकला, तो ये जो इसका डिफ्लेक्शन आया था दैट इज स्मॉल h, और जो इसका बाद में इसने स्क्रीन को हिट किया, ये स्क्रीन जो इस स्क्रीन को हिट किया है दिस इज कैपिटल H। अब क्वेश्चन सुनो, बोला गया फाइंड द डिफ्लेक्शन डिस्टेंस h इन द फील्ड, ये निकालना है हमें। दूसरा निकालना है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट जस्ट एमर्ज फ्रॉम द फील्ड, जब वो जस्ट यहां से निकल रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी उसकी, है ना? तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक x के अलोंग होगा और एक y के अलोंग होगा, तो हमें ये वाले निकालना है। और पूछा गया फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल डिफ्लेक्शन डिस्टेंस कैपिटल H at a vertical screen placed at a distance small l from the region of the uniform field. Assume that the field is abruptly ends outside the field. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बच्चों, है कुछ नहीं, सारा है कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टाइल का। याद करो एक्सेलेरेशन किधर है, एक्सेलेरेशन अलोंग द डायरेक्शन बाय क्यू ई बाय, अरे हाँ या ना बोलो, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला तो यही है ना बच्चों, क्यू ई बाय एम। और जो कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी रहेगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाने की। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो नीचे की तरफ आ जाता है। अरे हाँ या ना बोलो बच्चों। अभी एक सिंपल सी बात बता भाई, जब इनिशियली इसको रिलीज किया गया तो एक्सेलेरेशन ऐसे है बच्चों, एक्सेलेरेशन का कोई कंपोनेंट क्या एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है क्या? नहीं। और इनिशियली यू वाई भी क्या है, जीरो। यू एक्स कितना है बच्चों, वी नॉट, और एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट कितना है बच्चों, जीरो एक्स में, तो वी एक्स भी कितना होगा बच्चों, वी नॉट। अरे बोलो भाई, पक्का? चलिए ये पहली बात तो ये तो चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है सर, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट है सर, तो टाइम निकाल लो बच्चों। टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड। ये फॉर्मूला तभी पॉसिबल है जब मेरे पास स्पीड कांस्टेंट हो। तो डिस्टेंस कितना है बच्चों, एल,
बाय स्पीड कितनी है बच्चों, v नोट। नहीं आया बच्चों। अब सर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता लग गया मुझे, टाइम पता लग गया मुझे क्या निकालना है, मुझे देखो डिफ्लेक्शन इन y निकालना है, यानी मुझे एस वाई निकालना है। तो क्यों ना मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो मैं लॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूँ। यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। नहीं आया बच्चों, ये मुझे निकालना है, इसको बोला गया छोटा एच। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बच्चों, नहीं आया बेटे, 1/2 ए वाई क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई टी का स्क्वायर, टी की वैल्यू ये रही बच्चों, एल स्क्वायर बाय वी नॉट का स्क्वायर। तो एच की वैल्यू तो ये आ गई बच्चों, क्यू ई एल स्क्वायर बाय 2m वी नॉट का स्क्वायर। बच्चों जो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई रख देना, आंसर आ जाएगा। पहली बात तो ये समझ में आया। अच्छा एक चीज़ और बताओ बच्चों, जैसे ही वो यहाँ से निकला है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा तो मैं इस v वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ बच्चों। v वेक्टर को देखो, सेकंड पार्ट देखो, v वेक्टर इज नथिंग बट vx i कैप प्लस vy j कैप। अरे बोलो भाई, अगर मुझे ये पता लग जाए तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूँ मैं। तो v का मैग्नीट्यूड अगर पूछेगा तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस, नहीं आया बेटा, पक्का। चलिए अब जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। अब vy कैसे निकालो, अब vy निकालने के लिए देखो मेरे पास दो इक्वेशन बनती है, या तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाओ, या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as लगाओ। कौन सी इजीली निकाल सकता हूँ, किससे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो देखिए अभी vy दिस इज इक्वल्स टू uy प्लस ए वाई इंटू टी, जो कि यू वाई 0 है तो वी वाई कितना बन जाएगा बच्चों, 0 प्लस क्यू ई बाई एम। टी की वैल्यू फिर वही रख दो बेटा, एल बाई, नहीं आया बच्चों। तो वी वाई की वैल्यू देखो बच्चों, क्यू ई एल एम वी नोट, लो बच्चों। और वी एक्स तो कितना ही रहेगा बच्चों, वी एक्स तो कितना ही रहेगा बच्चों, नहीं आया बेटा, आ गया। अब देख, अब अगला क्वेश्चन अच्छा है। बोला गया कि जैसे ही यहां से निकला ना बच्चों, अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो एक्सेलरेशन भी 0 हो गया। क्यों, देख एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम, तो ना वेलोसिटी बढ़ेगी ना वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी को बढ़ाने घटाने का काम करता कौन है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है ही नहीं, ई 0 हो गया, ई 0 हो गया तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब एक बात बताओ मुझे, जितनी वेलोसिटी से ये इधर गया होगा, देखो अब ये v वेलोसिटी सेम रहेगी, तो ये vy इसको ऊपर लेके जाएगा और vx इसको आगे लेके जाएगा, जो कि यहाँ स्क्रीन है, जो कि यहाँ स्क्रीन है। तो जब ये वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल में इसको हिट कर देगा तो वर्टिकल में भी तो उतना ही डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाएगा ना वो। अरे बोलो भाई, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना लगा, तो टाइम अभी भी देखो डिस्टेंस वही है l, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा, t डैश मान लेता हूं, तो t डैश अभी भी कितना हो जाएगा, l बाई इतने टाइम में इसने वर्टिकल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्यों मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, वर्टिकल में देख, अब क्या स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, स्पीड तो यही रहेगी सर जो ये आ गई। अरे बोलो भाई, तो वर्टिकल में मतलब देखो ध्यान से अब इसका, तो वर्टिकल में डिस्टेंस को क्या लिखूं, कैपिटल एच ही मान लेता हूं, कैपिटल एच बोला गया उन्होंने, तो कैपिटल एच इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मतलब वी वाई लिख देता हूं, वी वाई इंटू टी डैश। वी वाई की वैल्यू बोलो, वी वाई क्यू ई एल एम वी नोट। नहीं आया बच्चों, अरे बोलो भाई पक्का, क्यू इंटू टी डैश। तो कैपिटल एच की वैल्यू ये आ गई। नहीं, सुनो, कैपिटल एच की वैल्यू ये नहीं आई बच्चों, इसको मान लो y। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों किया ये।
क्योंकि इतना तो ये ऑलरेडी कर चुका है ना फील्ड से निकलती, ये टोटल डिस्टेंस निकालना है ना मुझे h, तो यही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, ये तो ऑलरेडी कर चुका है वो छोटा h, तो ये y की वैल्यू आ गई ये क्यू ई एल बाई, हाँ ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई बच्चों क्यू ई एल स्क्वेयर बाय एम इंटू वी नोट का स्क्वायर। अब मुझे कैपिटल H निकालना, तो कैपिटल H बोलो क्या निकलेगा, y प्लस h, तो कैपिटल H इज नथिंग बट y प्लस, बोलो बच्चों समझ में आया क्या, y कहाँ निकाला था हम लोगों ने, h तो ये आ गया, दिस इज h एंड दिस इज y, देखो क्यू ई एल स्क्वायर एम वी नोट स्क्वायर, क्यू ई एल स्क्वायर एम वी नोट स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 बाई प्लस 1 तो 3/2, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 3/2 इंटू क्यू इंटू ई इंटू एल स्क्वायर बाय एम वी नोट का स्क्वायर। जल्दी बताइए समझ में आया क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट ध्यान से देख क्या प्योर काइनेमेटिक्स यूज की गई है इसमें। ये बता तूने 12th का क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, कुछ भी नहीं, बस इतना सा कि एक्सेलेरेशन क्यू ई बाई एम होता है, दैट्स इट। क्या पूरे का पूरा 11th का क्वेश्चन है। अब सेम इसी क्वेश्चन को 11th में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, बस क्या बोल के कि लेट्स से एक्सेलेरेशन ये लगने वाली है, बस बच्चों को 2 लाइनें बोलनी है, क्या पूरा का पूरा क्वेश्चन 11th में यूज कर सकते हैं, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25, प्रोटॉन्स आर प्रोजेक्टेड विद द इनिशियल वेलोसिटी। देखो इनिशियल स्पीड गिवन है, अब ऐसा कुछ बनाया हुआ है डायग्राम कि ऐसे एक प्लेन है हमारे पास, ठीक, और यहाँ से एक प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया गया विद इनिशियल वेलोसिटी समथिंग, और वो बेचारा ऐसे करते हुए यहाँ पर आया, बेसिकली एक प्रोजेक्टाइल मोशन उसने अटेन किया है। यहाँ कोई भी एक टारगेट था, उस टारगेट को उसने हिट कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और ई की वैल्यू हमें गिवन है 900 जे कैप न्यूटन पर कूलम। चलिए, और बिलो दी प्लेन, प्लेन के जस्ट नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यानी ये ऐसे घूमेगा नहीं, यहीं पे आके रुक जाने वाला है। बोला गया प्रोटॉन्स आर प्रोजेक्टेड विद अ, ये माइनस आएगा, प्रोटॉन्स आर प्रोजेक्टेड विद द इनिशियल स्पीड, यानी वी आई हमें दे दिया है 6 किलोमीटर पर सेकेंड, फ्रॉम इतना इतना, ई की वैल्यू हमें दे दी है -900 जूल न्यूटन पर कूलम। प्रेजेंट अबाउ दी इतना, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्रोटॉन मेक्स एन एंगल थीटा, इट्स मेक्स एन एंगल थीटा विद द प्लेन, द प्रोटॉन्स आर हिट अ टारगेट लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r, ये r की वैल्यू है बच्चों 2 mm, ठीक है। फाइंड द एंगल, हमें थीटा फाइंड करना है, तो याद करो हमें क्या क्या गिवन है, इनिशियल स्पीड दे दी, अरे देखो बच्चों इनिशियल स्पीड दे दी, रेंज दे दी। अब रेंज का फॉर्मूला देखो, रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय ए का फॉर्मूला ई की टर्म्स में क्या हो जाएगा, ए का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू ई बाई एम। रेंज हमें पता है, इनिशियल स्पीड हमें पता है, क्यू पता है, एम पता है, प्रोटॉन है तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन पता है, मास ऑफ प्रोटॉन पता है, ई पता है, सब चीजें पता है, हमें साइन थीटा तो निकालना है। इसमें क्या दिक्कत आ गई बच्चों, कैलकुलेट करके देखना, कोई गड़बड़ हो गई होगी। बाकी इसमें पहले ये बताओ, ये समझ में आया क्या, यहाँ से साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई आर क्यू ई बाय एम यू स्क्वेयर, इनकी वैल्यू रखो, देखो कोई एक अच्छा एंगल आता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। चलिए